नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जानकर, सुनकर और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकर आपको बहुत अच्छा होगा। हाल ही में एक बात मैं यदि कह दूं कि पहलगाम, ये एक ऐसा शब्द है, पूरा देश जिस पर कंसर्न रहा है। और सोचिए जब उस पर कोई किताब आ जाए कि मैं पहलगाम, तो उसके अंदर किन किन बारीकियों से, किन किन भाव के साथ, किन किन शब्दों का चयन करके उस किताब को लिखा गया होगा। और उसी किताब के लेखक हैं, सिर्फ लेखक नहीं बल्कि साहित्यकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं और शोधकर्ता भी हैं। और आप सोचिए जब डेप्थ में जाकर कोई किताब लिखी जाती है तो फिर उसके क्या भाव हमारे और आपके सामने आते होंगे। तो बस इन्हीं पूरी भाव से संपन्न एक ऐसी शख्सियत है आज हमारे साथ, डॉक्टर सुधीर आजाद। सुधीर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए। और सबसे पहले मैं शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि ये लिखना और उस डेप्थ में जाना ये इतना आसान नहीं हो सकता। तो मैं शुरुआत यहां से करना चाहती हूँ कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी। मतलब लेखन के क्षेत्र में आना, एक फिल्मकार तक पहुंचना, शोध करना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो कैसे आपने शुरुआत करी? राखी जी, बहुत शुक्रिया। आपके आपके शब्द बहुत खूबसूरत थे। दरअसल मुझे लग रहा था मैंने थोड़ा सा अच्छा काम किया, शायद आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं कहने से पहले ये जरूर कहूंगा कि आपके चैनल को शुक्रिया कि एक अच्छे विषय के साथ आप लोगों ने मुझे याद कर लिया। देखिए, मैं पहलगाम से ही मैं बात करता हूँ। मेरे लेखन की या फिल्म मेकिंग की बात हम होते रहेगी। दरअसल मैं पहलगाम, विचारों की बात बाद में है, वो संवेदनाओं का स्वर सबसे पहले बनता है। इतना बड़ा जब हादसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा आतंकी हमला जब हुआ, तो वो भारतीय अस्मिता पे हमला था और हर भारतीय उससे व्यथित था। कहीं ना कहीं सबका अपना माध्यम होता है बात कहने का। तो मैं भी कसमसा रहा था, मुझे भी लग रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कथन है कि आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, जितना सामर्थ्य आप में है, आप वहां अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए और उसके लिए प्रतिबद्धता दोहराइए या उस कार्य को पूर्ण कीजिए। मुझे लगा कि मैं फिलहाल क्या कर सकता हूं। तो मैंने अपने माध्यम से सबसे पहले मैंने लिखा और मुझे नहीं मालूम था कि मैं जब ये लिखूंगा तो ये किस मीडियम में बाहर आने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि संवेदना या भाव या विचार अपना रास्ता खुद ले लेते हैं। तो शुरुआत में जब मैं लिख रहा था तो मुझे बिल्कुल समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये किस मीडियम में बाहर आने वाला है, क्योंकि वो पीड़ा थी और मुझे लगा कि ये पीड़ा यदि मैं कहूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना विचार या भाव बहुत ज्यादा आ सकता है, मेरी अपनी सोच आ सकती है, मेरा अपना दृष्टिकोण आ सकता है। लेकिन क्यों ना यही इसी हादसे को पहलगाम ही कहे। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इस किताब का नायक पहलगाम को ही बनाऊंगा। और पहलगाम ने जो जिया है, जिस पीड़ा को सहा है, वो अपने स्वर में कहे। पहलगाम पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने चीजों को बताया, जब इसके लिए आपने शोध किया, जब आपने इन चीजों को इंक्लूड किया और उन चीजों को समझा, क्या आप पहलगाम भी गए या उससे रिलेटेड वहां किसी से बातचीत हुई? कैसे इन चीजों का आपने पूरा संग्रह किया? मैं पहलगाम नहीं गया। मैं जाना चाहता था, लेकिन बहुत रफ्तार से मैं लिख रहा था, तो तुरंत उस हादसे के बाद वहां जाना उतना मुमकिन नहीं था। बहुत सारी चीजें थी। कुछ लोगों से, मेरे कश्मीर में कुछ अच्छे दोस्त हैं, इससे पहले भी एक दो मरतबा वहां गया हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी स्मृति में रहा। बातचीत उसके पहले उसके बाद की, तो उन सारे के साथ जो एक चीज समानांतर मुझे महसूस हो रही थी वो ये थी कि पहलगाम का जो यथार्थ है उसके तथ्य शायद बदल सकते हैं किसी माध्यम के अनुसार। माध्यम जब मैं कहता हूं तो मैं न्यूज चैनल्स को भी उसमें लेता हूं, मैं अखबार को भी उसमें लेता हूं, मैं वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग को भी लेता हूं, मैं वहां के लोगों की बात भी लेता हूं। लेकिन उन सारे तथ्यों के बीच में जो सत्य है वो एक सत्य है, और वो सत्य ये है कि आतंकी हमला हुआ है, कुछ भटके हुए पड़ोसियों ने ये इस मूर्खता को अंजाम दिया है और वो हमारी संवेदनाओं को तार तार करते हैं। तो ये चीज उसकी बुनियाद में थी। अच्छा, और इसके साथ जो सबसे अहम बात थी कि देखिए, हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, हमारा जीवन वो है, और भारत होने का अर्थ यह है कि हम उजाले की तरफ देखते हैं, हम अंधेरे को पोषने में यकीन नहीं रखते। तो एक स्वर और मेरा सुनिश्चित था इसमें कि मैं पहलगाम को लेके एक कोई नकारात्मक या कोई अंधेरी बात नहीं लिखूंगा, मैं एक संभावना लिखूंगा। और लिखने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो एक
वो समस्या सामने ना रखे, एक मुस्कुराता हुआ समाधान या एक आशान्वित नजरिया सामने रखे। तो ये नजरिया भी इसमें मैंने रखा है इन सब के साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आपने लिखा मैं पहलगाम पर, जो आपने किताब लिखी, सबसे ज्यादा क्योंकि ये एक ऐसी घटना हुई थी, मैंने शुरुआत में भी कहा पूरा देश इसको लेके कंसर्न था, है और बहुत लंबे समय तक रहेगा, हम इसको नहीं भूल सकते। इतिहास में भी जाएं तो इस तरीके की घटना मैंने पहली बार देखी सुनी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहलगाम कश्मीर का जिक्र होता है, अपने आप में बहुत खूबसूरत घाटी है, एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्लेस है। जब आप इसके बारे में लिख रहे थे, मुख्य रूप से जो घटना हुई उसको सोच के आपने लिखा, या थोड़ा सा हम संस्कृति पर गए, या हम थोड़ा सा पर्यटन पे भी गए, ओवरऑल करके किन किन चीजों का समावेश? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। दरअसल वाकई जब मैं पहलगाम कह रहा था अपने आप को, तो पहलगाम अपने आप को कह रहा था कि मैं क्या था, क्या हूं। एक 4 पंक्तियां हैं इसमें जहां पहलगाम अपने आप को कहता है कि मैं पहलगाम हूं, मैं भारत की अनहद पीठिका हूं, जिसके चरित्र में राम है, जिसकी हवाओं में कृष्ण की बांसुरी है, जिसकी लिद्दर वो दरिया है जो पहलगाम के पास बहता है, जिसकी लिद्दर में बुद्ध की रवानी है, और जिसके देवदार में महावीर का तप है, महावीर का त्याग है, समर्पण है। ये चित्र जो है ये पहलगाम को पहलगाम बनाता है। और जब पहलगाम कहता है कि मैं पहलगाम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, तो ये भारत के उस सांस्कृतिक राष्ट्रबोध को प्रस्तुत करता है जो उसके गौरव गाथा को कहते हैं। 370 के हटने के बाद जिस रफ्तार से कश्मीर मुख्य धारा में आया, पर्यटन हो, आर्थिक समृद्धि हो, वहां प्रेम हो, वहां का सामान्य जीवन हो, वहां का नारी सशक्तिकरण हो, वहां का सौंदर्य हो, वहां का व्यापार हो, वहां की आप सामाजिक गुणवत्ता को देखिए, ये सब 370 के बाद जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था दिल्ली के साथ, वहां पे जब ये ऐसी चीजें होती हैं तो उन चीजों से व्यथित होने के बाद, उन चीजों से रक्तिम होने के बाद भी खून से सना हुआ पहलगाम खड़े होकर कहता है कि सुनो, मैं आज भी ये कहता हूं कि ये जो भटके हुए लोग एक आध बार फिर, और शायद कई बार फिर बंदूकें लेकर आएंगे, यहां पर आतंक बरसाएंगे, लेकिन मैं इस बात का प्रण लेता हूं, शपथ लेता हूं, क्योंकि मैं भारत हूं, कि ये जिस दिन देवदार के पास आकर बंदूक चलाएंगे, इनकी बंदूक राख हो जाएगी, उस राख से पुष्प उगेगा, उसकी खुशबू होगी, इनकी आंखों में नमी होगी, ये मेरे तरफ देखेंगे और मेरी बल्लियां छूकर गले लग जाएंगे, क्योंकि मैं पहलगाम हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। तो सब सही है, बहुत ज्यादा विभीषिका है, बहुत रक्तिम है, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा है, कितने लोगों ने अपनों को खोया है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ वहां का सौंदर्य है, सुंदरता है, दृष्टि है, आस्था है, वहां की संस्कृति है, और इन सबके बीच में भारत महकता है। बिल्कुल। और एक बात और बहुत खास, बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे की मेहनत है। एक शोध की बात आती है, कहते हैं ना कि हम किसी भी विषय पर लिख रहे हो, हम उस चीज को कितना डेप्थ तक जाके समझ रहे हैं, कितना हमें समझना चाहिए। एक लेखक को मैं बहुत ऊपर का दर्जा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही तो बहुत लिखने वाले होते हैं, लेकिन एक लेखक बहुत डेप्थ में जाके लिखता है। तो आपने तो उसका टाइटल दिया मैं पहलगाम, यानी वो किताब खुद बताती है कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, उसमें पर्यटन भी है, उसमें संस्कृति भी है, उसमें प्यार भी है, बहुत सारी चीजों के बाद वो एक खून भी दिखा, जो वो खुद वहां पर गवाही दे रहा है उस चीज की कि देखिए ये भी हुआ, लेकिन आने वाले समय में उसकी क्या तस्वीर होगी, इसकी भी एक वानगी है। तो जब आपने इसको लिखना शुरू किया, ऐसे ही आपने और भी कई किताबें लिखी हैं और लिखते ही चले आ रहे हैं, तो जब आप स्टडी करते हैं या शोध करते हैं, किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं और कितना महत्वपूर्ण होता है? मैं सच कहता हूँ राखी जी, जब मैं सोचता हूँ विषय, एक बार तो बहुत ईमानदारी से कह दूं कि मैं बहुत दिमागदार आदमी नहीं हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप विषय चुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि विषय आपको चुन लेता है। मैं इस लिहाज से बेहद खुशनसीब इंसान हूँ। मुझे कई बार सब्जेक्ट चुन लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे सोचता हूँ या चुनता हूँ, या मुझे किस पे काम करना है और उस पर रिसर्च कैसे करनी है। मेरा नजरिया सबसे पहले होता है जो अचर्चित, असमीक्षित और अकथनीय बात होती है, जिसको कहा नहीं गया, जिसको लिखा नहीं गया, जिसको बहुत सुना नहीं गया। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के तौर पे, एक फिल्म मेकर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को सामने लाऊं जिनको हम नहीं जानते, जिनकी वजह से हम हैं। तो एक तो ये कारण है कि मेरे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे अनटच्ड होते हैं। अभी एक मेरी किताब आ रही है गंगू मेहतर,
क्रांतिपथी, एक क्रांतिकारी जो 1857 में था और 90 अंग्रेजों को जिसने मारा था, गंगू मेहतर। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे हैरत थी कि उनका नाम हमारे भारतीय इतिहास में, आजादी के इतिहास में 2 से ढाई पंक्तियों में समाप्त हो जाता है उनके बारे में। तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आजाद हूं और मैं इनकी वजह से अगर हम इस देश में ऐसी सांस ले पा रहे हैं, जो आप सोचती हैं वो आप कह सकती हैं, जो मैं सोचता हूँ वो लिख सकता हूँ, तो कम से कम ऐसे लोगों को कहना जरूरी है। तो शोध दरअसल वो चुभता भी है कई बार। जब मैं कहता हूं ना कि मैं पहली बार कर रहा हूं, तो वो मुझे जितना गर्व होता है ना उतना वो चुभता है। ये व्यवस्था थी हमारी। ये सारी चीजें अपने पास बुलाते जाती हैं, आप उतरते जाते हैं और वो खुद ब खुद कहती हैं फिर। बिल्कुल। एक लंबा वक्त हो गया आपको लेखन में, और जिस तरीके से छिंदवाड़ा में आपका जन्म हुआ और 2008 से आप इस प्रोफेशन में हैं, लगभग मुझे लगता है मैं पहलगाम आपकी एक 45वीं किताब है। और ऐसे मेरा पूछना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि कौन सी पुस्तक सबसे अच्छा आपने लिखते, क्योंकि हर पुस्तक में जाहिर तौर पर यदि आपने मेहनत की है, वो भाव डाले हैं, तो हर पुस्तक की अपनी एक खूबी होगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब हम लिख रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो एक बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसी कोई पुस्तक मैं पहलगाम के अलावा जो आपकी? बिल्कुल। इससे पहले किताब मैंने लिखी, चंद्रशेखर आजाद की मां की प्रतिमा क्यों नहीं लगी। ये किताब का नाम है, चंद्रशेखर आजाद की मां की प्रतिमा क्यों नहीं लगी। अभी दिसंबर की बात है, मैं भावरा चला गया रात को, बिल्कुल बेतरतीब भावरा चंद्रशेखर आजाद की। बस स्टैंड में वहां मुझे एक बुजुर्ग मिले, मैं उनसे बात करने लगा, कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, मैं चाय पी रहा था अदरक वाली, उन्हें भी पिलाई मैंने उनसे पूछा, दादा ये चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है? उसके बाद उनका कहना शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ यार है तो, लेकिन देखो ना ये वही जगह है जहां पे चंद्रशेखर आजाद की मां की मूर्ति तक नहीं लगने दी तत्कालीन सरकार ने। जब उन्होंने बस ये कह के रोज चले गए, तो फिर मैंने उसका रिसर्च किया। अब सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद की मां आजादी के 5 साल तक जंगलों में लकड़ी और कंडे बीनती हुई अपना जीवन यापन कर रही थी। भगवान दास नागौर अगर नहीं होते उनके दोस्त, तो शायद उनका अंतिम क्रियाकर्म भी वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। जब ये सब कुछ हुआ और उसके बाद उनकी मूर्ति लगने वाली थी, तो हमारी तत्कालीन सरकार ने कहा ये इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, और नहीं लगी। जब मुझे पता चला तो मतलब हम उस देश में रहते हैं जहां पे लाखों करोड़ों बिल्डिंग्स हैं, चौराहे हैं, कई लोगों के नाम पे हैं, और 2-3 लोगों के नाम पे करोड़ों है, पर एक शहीद की मां के नाम की एक मूर्ति लग जाती तो हमारे देश की व्यवस्था या हमारे प्रदेश की व्यवस्था खराब हो जाती। ये जो अभी मैंने लिखा, तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब ये मुझे करना चाहिए, वो मेरे बहुत करीब है। थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ जी, क्योंकि ये पुस्तक भी, मैं पहलगाम भी, ऑपरेशन सिंदूर भी और आपके भाव भी, सब कुछ सेना के शौर्य को सैल्यूट करता है, उनको सम्मान करता है, इसमें कोई दुरा नहीं। तो मुझे लगता है वो सेना का शौर्य, वो ऑपरेशन सिंदूर, और आपने क्योंकि लिखा मैं पहलगाम, उसको लेके कुछ कहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इस किताब के आखिरी हिस्से में, मतलब ब्रैकेट बनाता है वो तारीख, वो हादसा और सिंदूर। लेकिन मैंने ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक चीज लिखी है, मैंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई प्रतिशोध नहीं है, ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंगल चिन्ह है, जो इस शपथ के साथ उगता है कि जब जब भय या आतंक किसी को परेशान करेंगे, तो एक सिंदूरी सूरज उगेगा और वहां की व्यवस्था को सही कर देगा। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर एक निरंतर प्रक्रिया है, और जब जब कोई विषमता होगी, जब जब भय या आतंक अपना सर उठाएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर आ जाएगा। तो मैं इसको सुबह कहता हूं, और सुबह इसलिए कहता हूं कि ये उसी सूर्य के जैसा है जो अपने आसपास की सारी कालिमा को समाप्त कर देता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ चूंकि हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दर्शन है, वो कहता है दंडौ धर्मः, दंड भी धर्म ही है। तो हम एक हाथ में दिया लेके चलते हैं और दूसरे हाथ में तलवार लेके चलते हैं। उजाला बांटना हमारी अनिवार्यता है,
क्यों अनिवार्य इसलिए कहा क्योंकि वो हमारा दर्शन है, धर्म है, हमारे जीवन की शैली है। हम कभी आक्रामक हो ही नहीं सकते, हम कभी साम्राज्यवादी हो ही नहीं सकते। तो ऑपरेशन सिंदूर कहता है कि हम उजाला ही बांटेंगे, लेकिन भय बिन होए ना प्रीत, ये भी हम जानते हैं। जब राम जी ने धनुष निकाला था तभी समंदर ने रास्ता दिया था ना, तो वो भी हमारे अंदर है, तो वो भी चलेगा साथ में। तो ऑपरेशन सिंदूर ऐसे आया है, और प्रतिशोध नहीं है वो किसी के विरुद्ध नहीं है, वो उस बुरी भावना के विरुद्ध है जो इस विश्व की शांति और मनुष्यता को परेशान कर रही है। अच्छा, कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये शुरू से कहा जा रहा है, लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी मान लिया कि आतंकवाद का धर्म होता है। लेकिन मैं फिर भी ये जानती हूँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो एक नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश की गई, जो धर्म विशेष को लेकर किया गया, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप एक लेखक हैं और बहुत अच्छे से उस चीज को डिफाइन भी कर पाएंगे। आपको लगता है इस घटना के बाद क्या हमारे भारत में या लोगों में जो एक हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश की गई इसके माध्यम से, उसका कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा? नहीं कभी नहीं पड़ने वाला, मतलब अभी नहीं, ये 500 साल तक भी चलता रहेगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आधार जमीन जो होती है ना, अगर जमीन उपजाऊ हो तो आप उसमें, जमीन हमारी उपजाऊ यदि है तो उपजाऊ होने के साथ साथ उस जमीन की तासीर ये है कि वहां पे कभी कांटे नहीं उगते, वहां फसलें उगती हैं जो मनुष्यता का पोषण करती हैं, वहां पे फूल उगते हैं जो सुगंधित करते हैं। अगर भारत का रहने वाला सच्चा भारतीय है तो उसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आपने इतनी बेहतरीन बात की, मैं सबसे पहले तो इस सवाल के लिए शुक्रिया कहूंगा। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको छोटी सी, आप देखिए इसमें मैंने हिंदुस्तान को कैसे कहा है। हम सैयद आदिल हुसैन को भूल जाते हैं ना, उस बंदे ने जिसने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया। तो उसने तो उस समय यही कहा कि ये कश्मीर ये मेहमान नवाजों की जगह है, तो मेरे टट्टू, वो अपने गधे से बात कर रहा है, कह रहा है वापस नहीं जाते यार, चल लौट, अभी एक मुसाफिर है उसको लेके आना है। ये हिंदुस्तान है। एक जगह मैंने एक नज्म लिखी है जिसमें, जो पहलगाम पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं लहूलुहान था, हाफ रहा था, उसके अगले दिन एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और मेरे देदार से लिपटकर सिसक रही थी। मैं उस बच्ची का धर्म नहीं जानता, शायद हिंदू थी। जब वह कांप रही थी मेरी बल्लियों से लिपटकर, तो वहीं एक बुजुर्ग महिला आई, उसने अपनी कश्मीरी शॉल उस बेटी के कंधों पे बिछा दिया। मुसलमान थी वो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूं कि यह हिंदुस्तान का मुकम्मल प्रेम पत्र है। यह हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुस्तान किसी से जात, धर्म या संप्रदाय नहीं पूछता, उससे प्रेम करता है। मैं पहलगाम हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं, कितना टफ होता होगा उस किरदार का चयन करना। मैं बिल्कुल, आपने कहा एक 17 साल की लड़की है और उसका नाम सरिता है, पर्यायवाची नदी है, मतलब इन भाव से पता चलता है। फिल्म का नाम होगा पानी बाई, किरदार, और उस गांव का नाम है मेघपुर, बादलों का। ये जो कनेक्शन है ये दिखाते हैं कि कितनी डेप्थ होती है इन चीजों में। ऐसे ही कोई थोड़ी कहते हैं कि सब कुछ एकदम अमृत जैसा निकल कर आता है। मुझे लगता है ये किरदारों का जो चयन होता है उनको निभा, क्योंकि जो उस पर काम कर रहा है, जो उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, जो उसको लिख रहा है, जो भाव डाल रहा है, वो किरदार भी वैसे ही दिखता है, ताकि वो किरदार उसकी उन हर चीज के साथ एक जस्टिस कर पाए। ये कितना टफ होता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जब मैं सोच रहा था कि एक गांव है, उस गांव का नाम अगर उजाड़पुर रख दूं तो वो तो सीधा चेहरा कह देगा आपके, पर जब मैं मेघपुर रखूंगा जहां बादल, मेघालय का अर्थ क्या है? मेघ आलय, आलय यानी घर, मेघों का घर, पुर उसका छोटा घर, तो एक गांव है। तो सबसे पहले मैं जो सोच रहा हूं वो मैं देख रहा हूं, तो मेरा वो देखना, वो मेरा विजन बहुत जरूरी है। यकीन मानिए फिल्में कभी भी पैसों से नहीं बनती। मतलब मैं दावा नहीं करता फिल्म मेकर होने का, पर जितना थोड़ा बहुत विद्यार्थी हूं, मैं इस बात को बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि फिल्में एक विजन से बनती है। बजट डेफिनेटली एक बुनियादी चीज, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये सज्जन चाहिए जो बहुत अच्छे फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी क्या करनी है? तो जब मैं कह रहा हूं पानी बाई, तो मेरे जहन में वो मैं उसको कैसे देख रहा हूं कि मुझे दिखाना है आपको, जिससे कि मैं वो बात कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। तो दरअसल आपका किस्सा जब आप कहते हैं तो उस किस्से को कहने के लिए उसकी जो सूरत होती है वो किस्सा खुद आपको दिखाने लगता है, यदि वाकई आप उससे ज़हनिया या आत्मा से जुड़े हैं तो। और नहीं तो अगर आपको बनाना है तो फिर तो क्या क्या बन रहा है आप जानती हैं। बिल्कुल।
क्योंकि आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा, मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि एक लंबा वक्त यदि लेखन में दिया है, फिल्म पे भी काम कर रहे हैं, शोध करने वाला व्यक्ति देखिए बहुत डेप्थ में होता है, ऐसी कोई किसी चीज को आप लिख नहीं सकते, मैं इस चीज को मानती हूँ। एक बात जानना चाहती हूँ, शुरू से कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट भी होता है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी स्टडीज क्या हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं बहुत डेप्थ में लिखना, मतलब ठीक है कहने में लगता है लेखक है तो वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उस जगह तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो शुरू से ही आप यही चाहते थे या कुछ और था, यहां तक कैसे पहुंचे? थोड़ा सा बेतरतीब, परिंदा कैसे उड़ता है यहाँ वहां वैसे। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये हुई कि कुछ निर्णय जो मैंने लिए वो सही हो गए, और कुछ निर्णय जो हालातों ने बदल दिए वो सही हो गए। मैं 5वीं में था और मुझे हिंदी में सप्लीमेंट्री आई थी, 3 नंबर मिले थे मुझे 50 में से। तो पापा के पास गया, मैंने कहा पापा, तो मुझे 3 नंबर कैसे आ गए? मैंने कहा यार अपमान वो नहीं था, अपमान तो ये है कि पापा को इस बात का भी विश्वास नहीं कि 3 नंबर ले आएगा 50 में से। तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि अरे ठीक है, क्या नंबर है, तैयारी करो। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रह गया था कि ये हिंदी में 3 नंबर, क्योंकि हिंदी को लेके हम अपेक्षा बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि ये तो पढ़ ही लेंगे भाई, एक बार पढ़ना है आंसर लिख देंगे। फिर मुझे लगा नहीं, ये एक भाषा है और इसको उसी शिद्दत से जानना समझना चाहिए जैसे हम दूसरे विषयों को अहमियत देते हैं। और फिर दूसरी बात मुझे समझ में आई धीरे धीरे कि ये तो रंग है हमारा भाई, तो तबीयत है। मैं सपने किस भाषा में देखता हूँ? हिंदी में देखता हूँ ना। मैं रोता किस भाषा में हूँ? मैं पत्र किस भाषा में लिखता हूँ? मैं गले किस भाषा में लगता हूँ? सब तो हिंदी है। तो मुझे लगा ये तो हमारा स्वभाव है। और उस किस्से ने मुझे ना थोड़ा सा गंभीरता से जोड़ दिया। एक चीज ये हुई, दूसरा कि मेरे पापा मुझे बहुत किताबें लाके देते थे, अखबार लाके देते थे। पहले संडे का पेपर आता था जिसमें एक अशार आते थे, बहुत सारे शायरों के शेर आते थे। तो वो धीरे धीरे वहां से एक मन जागा करने का, पढ़ने का। मैं आपको सच कहूं, मैं मिर्जा गालिब की गजलों पे पीएचडी करना चाह रहा था, लेकिन वो डिसीजन भी मेरा ऐसा बदला कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पीएचडी की, और उसने फिर एक तासीर बना दी। कई बार आप जैसा होता है ना कि आप धीरे धीरे आपको पता होता है कि हम जितना जानते जा रहे हैं वो इस बात की गवाही देता है कि हम कुछ नहीं जानते। बस यही चीज मेरे साथ चल रही है जी अभी तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कभी लिखते रहूं, कभी बनाते रहूं, कभी दिखाते रहूं। बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा सवाल मेरा एक और रहेगा, और वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेखन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग पुस्तक लिखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। तो आज एक लाइन में यदि समझा जाए तो आज वर्तमान में जो लेखक बनने की ओर अग्रसर हैं या कोशिश कर रहे हैं या इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि मैं संदेश दे सकूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं, वो ये कि आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके आसपास जो हो रहा है, उसके बाद उसको बयान कीजिए। लिखते समय ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं किस मीडियम से बात कहने वाला हूँ, कि मैं महाकाव्य लिख रहा हूँ, मैं नाटक लिख रहा हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ, मैं फिल्म लिख रहा हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं जो भी आप लिखिए, आपका लेखन, आपका एहसास आपको खुद उस स्ट्रक्चर तक ले आएगा कि वो किस दिशा में जाने वाला है। महसूस करना बड़ा जरूरी है। इंसान रहिए आप, संवेदना रहिए। अगर आप ही अगर रोज दफ्तर में आ रही हैं, और अगर आप दफ्तर में आज आपको वो दादा जो रोज आपको पानी लाके देते हैं उनकी आंखों में आज नमी नहीं दिखी, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि यार हम क्या देख रहे हैं आसपास। बस उतना एहसास जरूरी है लेखन और किसी भी चीज के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बस बिल्कुल। स्वदेश न्यूज के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? बस मैं इतना कहूंगा कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ कि आप कौन हैं जो संभाले इस गिरती हुई दीवार को, वरना इतने सलीके से बुजुर्गों की अमानत कौन रखता है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जमीन पर काम कर रहे हैं, खुली आंखों से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और जब आप ऐसे विषयों में बात करते हैं तो मेरा विश्वास और बढ़ जाता है आप लोगों पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर आजादी, आप आए, स्वदेश न्यूज हमसे बातचीत की, और बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे विषयों पर लिखना जो हम तक पहुंचे, पूरे देश दुनिया में पहुंचता है, बहुत अच्छा संदेश देता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। तो खास मुलाकात में डॉक्टर सुधीर आजाद हमारे साथ थे। मैं पहलगाम, ये पुस्तक की तो मैंने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया था, ये 45वीं किताब है सुधीर जी की। आगे भी लगातार वो इसके लिए लिखते चले आ रहे हैं। मुझे लगता है जितनी बातें, जितने संदेश आज हमें मिले हैं,
वो हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए, और एक संदेश उन लेखकों के लिए भी उन्होंने दिया है जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज खास मुलाकात में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।